व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अंकित फ्रॉम इको सीखो एंड हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर एक नए वीडियो के साथ। ठीक है। सो चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम योर क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने वीडियो नंबर 1 में डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग अपने वही डिस्कशन को थोड़ा और आगे लेकर जाने वाले हैं, थोड़ा और डीप लेकर जाने वाले हैं एंड लेट अस बिगिन डिस्कसिंग अबाउट द नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आता है कि सर ये नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है। हमने बहुत बार बहुत सारी मूवीज में या फिर हमारे फैमिली में या फिर हमारे फ्रेंड्स में कहीं ना कोई होगा जिसको हम लोग एनआरआई बोलते हैं। ठीक है। तो ये एनआरआई का कॉन्सेप्ट क्या है, ये नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। सो नॉर्मल रेसिडेंट किसी भी एक इंडिविजुअल या फिर एक इंस्टीट्यूशन को बोला जाता है जो कि किसी एक देश में 1 साल से ज्यादा रह रहा है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं पर अगर लाई कर रहा है। ठीक है। तो ये डेफिनेशन में देखिए दो कीवर्ड्स है। ठीक है। इनफैक्ट आई वुड से तीन कीवर्ड्स है। ठीक है। सबसे पहला कीवर्ड ये है कि हम बात कर रहे हैं अबाउट अ इंडिविजुअल या फिर एक इंस्टीट्यूशन के बारे में। ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि वो बंदा या फिर वो इंस्टीट्यूशन उस देश में 1 साल से ज्यादा है और हम बात कर रहे हैं कि उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं पर लाई करता है। ठीक है। तो एक एक करके ये तीन कीवर्ड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इंडिविजुअल मतलब अंकित सर और यू। ठीक है। इंस्टीट्यूशन मतलब इको सीखो या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर फिजिक्स वाला। ऑल दीज आर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। सो इंस्टीट्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम अ इंडिविजुअल। इंस्टीट्यूशन एक प्रॉफिट मोटिव बॉडी भी हो सकता है, एक नॉन प्रॉफिट मोटिव बॉडी भी हो सकता है। ठीक है। सो नॉर्मल रेसिडेंट में बोला जाता है कि वो सारे इंडिविजुअल्स एंड वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो कि किसी एक देश में 1 साल से ज्यादा रह रहे हैं। ठीक है। और अगर उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं पर लाई करता है। एंड व्हाट डू वी मीन बाय सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इसका मतलब वो बंदा या फिर वो इंस्टीट्यूशन वहीं पर कमा रहा है, वहीं पर खर्च कर रहा है, वहीं पर सेव कर रहा है, वहीं पर स्पेंड कर रहा है, उसके सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर वहीं से बेस्ड आउट ऑफ है तो आप बोलते हो कि उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पे लाई करता है। ठीक है। सो नॉर्मल रेसिडेंट के डेफिनेशन में तीन कीवर्ड्स, इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन 1 साल से ज्यादा अगर किसी एक देश में रह रहा है प्लस उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अगर वहीं पर लाई कर रहा है तो हम बोलते हैं कि वो बंदा वहां का नॉर्मल रेसिडेंट है। ठीक है। सो अब मन में एक सवाल आता है कि सर किन किन लोगों को आप देख के बोलोगे कि वो हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। सबसे पहला टूरिस्ट। ठीक है। अगर आपके देश में, हमारे देश में, इंडिया में हमको कहीं पर एक टूरिस्ट दिख रहा है सो वो हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। ठीक है। जितना भी फॉरेन स्टाफ्स होते हैं, एम्बसीज के ऑफिशियल्स, आर्म्ड फोर्सेस, ये हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। आपको ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 में बोला गया था कि अगर हमारे देश में एक कनाडा का एम्बसी है तो कनाडा का एम्बसी हमारे देश के डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट नहीं है। तो अगर उस एम्बसी के अंदर कोई एक फॉरेन स्टाफ, कोई एक कैनेडियन स्टाफ आके काम कर रहा है तो वो भी हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होने वाला। ठीक है। फिर जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये भी हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। ये कहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट होंगे, ये इंटरनेशनल एरिया के नॉर्मल रेसिडेंट होंगे। ठीक है। पिछले वाले वीडियो में आपको बोला गया था कि इंडिया के अंदर आपको तीन अलग अलग टाइप के लैंड मासेस दिखेंगे। एक लैंड मास को आप बोलोगे कि वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है, दूसरा किसी और देश का डोमेस्टिक टेरिटरी है, और तीसरा इज इंटरनेशनल एरिया। ठीक है। सो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। ठीक है। वो कहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएंगे, वो इंटरनेशनल एरिया के नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है। देन पॉइंट नंबर 4, ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इंटरनेशनल एरिया को बिलोंग करते हैं, अगर उसमें कोई एक एम्प्लॉय काम कर रहा है वो कहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ दाव पेच है। अगर वो बंदा हमारे देश में, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल से कम काम कर रहा है तो वो वहीं का नॉर्मल रेसिडेंट होगा जहां से वो बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑफिस के साइड में एक जापान का एम्बेसी है। ठीक है। वो जो जापान का एम्बेसी है वो कहाँ के डोमेस्टिक टेरिटरी को बिलोंग करेगा, वो जापानीज डोमेस्टिक टेरिटरी को बिलोंग करेगा। ठीक है। सिमिलरली उसके बाजू में एक वर्ल्ड बैंक का ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक का एक ऑफिस है। ठीक है। तो वो जो वर्ल्ड बैंक का ऑफिस है वो कहाँ के डोमेस्टिक टेरिटरी को बिलोंग करेगा, वो इंटरनेशनल एरिया के डोमेस्टिक टेरिटरी को बिलोंग करेगा। वो जो वर्ल्ड बैंक का ऑफिस है, ठीक है, उसको आप कहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट बोलोगे, वो इंस्टीट्यूशन को, वो ऑफिस बिल्डिंग को आप बोलोगे कि सर वो नॉर्मल इंटरनेशनल एरिया का नॉर्मल रेसिडेंट है। ठीक है। अब वो वर्ल्ड बैंक के ऑफिस में जो कि मेरे ऑफिस के पास में ही है, उस वर्ल्ड बैंक के ऑफिस में अगर एक जापानीज इंसान आके काम कर रहा है और उसको काम करते हुए 6 महीना ही हुआ है तो वो बंदा, वो जापानीज बंदा कहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट होगा, वो जापान का ही होगा। ठीक है। लेकिन अगर उसको काम करते हुए, उसका एक कलीग है, उसको काम करते हुए 2 साल हो गया, उसका कलीग पाकिस्तान से है, तो वो पाकिस्तानी सिटीजन, क्योंकि 2 साल से वो इंडिया के अंदर में एक इंटरनेशनल एरिया है जिसके अंदर एक वर्ल्ड बैंक है, वहां पे काम कर रहा है एंड 2 इयर्स का ये जो क्राइटेरिया है, 1 ईयर का क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर चुका है, तो आप बोलोगे कि वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है।
ठीक है। सो आई होप मैंने आपके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं किया। पॉइंट नंबर 3 और 4 को अगर मैं वापस से समराइज करूं तो मेरे को यही बोलना है कि पॉइंट नंबर 3 आपको यही बोलता है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाए जाएंगे, वो इंटरनेशनल एरिया के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाए जाएंगे। सिमिलरली ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं, अगर उनको 1 साल नहीं हुआ है तो दे विल बी कॉल्ड एज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री दे बिलोंग फ्रॉम। और अगर उनको काम करते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया तो वो लोग बन जाएंगे इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है। फिर वहीं पर पॉइंट नंबर 5 मेरे को क्या बोलता है, जितना भी फॉरेन वेसल्स है उसके क्रू मेंबर्स। ठीक है। तो इंडिया में लेट्स से मुंद्रा पोर्ट में आपका एक बड़ा सारा शिप आके रह रहा है। ठीक है। और उस शिप को अनलोड करने में, वापस से लोड करने में बहुत महीनों का टाइम लगता है। ठीक है। तो अगर उसके कुछ क्रू मेंबर्स हैं, अगर उनका स्टे 1 साल से कम है तो वो हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। सिमिलरली जितने भी कमर्शियल ट्रैवलर्स हैं, जितने भी सीजनल वर्कर्स हैं, ये सारे, और जितने भी बॉर्डर वर्कर्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे लोग हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका स्टे 1 साल से ज्यादा नहीं होता। और इन केस अगर इनका स्टे 1 साल से ज्यादा हो जाता है तो आप उनको एक नॉर्मल रेसिडेंट की तरह ट्रीट करने लगोगे। ठीक है। फिर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप। ठीक है। तो सिटीजनशिप क्या चीज के बारे में बोला जाता है? सिटीजनशिप सर एक लीगल कॉन्सेप्ट है। वहीं पर रेसिडेंटशिप के बारे में बोला जाता है कि यह वाला एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। सिटीजनशिप कैसे अक्वायर किया जाता है? अगर आपका जन्म किसी एक देश में हो रहा है तो आप वहां के सिटीजन बन जाते हो। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ आर यू श्योर कि आप इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है, तो आप मेरे को आधार कार्ड दिखाओगे, क्या वो आपके सिटीजनशिप का करेक्ट प्रूफ होगा? नहीं, इट वुड बी बर्थ सर्टिफिकेट। तो आप इंडिया का सिटीजनशिप आपको कैसे मिला? आपको एक नेचुरल सिटीजनशिप मिला बाय बाय हैविंग योर बर्थ हियर इन द कंट्री। ठीक है। तो सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो कैसे अक्वायर किया जा सकता है, बाय बर्थ और बाय लीगल प्रोविजंस। वहीं पर रेसिडेंटशिप क्या है? ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो कैसे मिलता है किसी को भी, ये उसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से मिलता है। सो टू थिंग्स, सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप। जहां पे सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है विच इज अक्वायर्ड बाय बर्थ और बाय लीगल प्रोविजन, वहीं पर रेसिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है विच इज अक्वायर्ड बाय द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। देन मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ एंड लेट अस टॉक अबाउट फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो। ठीक है। सो फैक्टर इनकम आप किसको बोलते हो? ठीक है। आपको बोला गया था पहले भी एंड वी नो कि सर टू प्रोड्यूस एनीथिंग हम लोग को चाहिए कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? आई नीड लैंड, आई नीड लेबर, आई नीड कैपिटल एंड आई नीड ऑन्टरप्रेन्योर। ठीक है। तो ये 4 अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर मैं किसको देता हूं, उसके बदले अगर मेरे को कुछ इनकम मिलता है तो मैं उस प्रकार के इनकम को फैक्टर इनकम बोलता हूं। ठीक है। सो बाय प्रोवाइडिंग लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, अगर मेरे को कुछ इनकम मिल रहा है तो उस प्रकार के इनकम को हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। लेकिन अगर बिना कुछ दिए मेरे को ऐसा कुछ इनकम मिल रहा है, लेट्स से मेरे घर पे कोई रिलेटिव आए और मेरे को उन्होंने खुशी से 500 रुपए दिया, तो उसके बदले क्या मेरे को अपना लैंड देना पड़ा? क्या मैंने कहीं वहां पे कुछ जाके झाड़ू पोंछा लगाया? लेबर प्रोवाइड करना पड़ा? कैपिटल मेरे को देना पड़ा? एंटरप्रेन्योर मेरे को देना पड़ा? कुछ भी नहीं देना पड़ा। इस वजह से इसको मैं ट्रांसफर इनकम बोलता हूं। सो व्हाट इज फैक्टर इनकम? अगर आपने अपने फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसके बदले अगर आपको कुछ इनकम मिलता है तो यू कॉल इट फैक्टर इनकम। एंड वहीं पर व्हाट इज ट्रांसफर इनकम? विदाउट गिविंग एनी फैक्टर सर्विसेज अगर आपको कुछ इनकम मिलता है तो आप उसको क्या बोलते हो? आप उसको ट्रांसफर इनकम बोलते हो। फैक्टर इनकम के बारे में और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक प्रकार का बाइलैटरल कॉन्सेप्ट है कि आपने कुछ दिया, उसके बदले आपको इनकम मिल रहा है। लेकिन ट्रांसफर इनकम एक यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बिना कुछ किए मेरे को पैसे मिल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फैक्टर इनकम हमारे देश के गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में कंट्रीब्यूट करता है। मैं लेबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बदले मेरे को वेजेस एंड सैलरी मिल रहा है। ठीक है। अब जब मैं लेबर प्रोवाइड करता हूँ उसके वजह से देश में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। तो फैक्टर इनकम एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वहीं पर ट्रांसफर इनकम कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। अगर मेरे को कोई 500 रुपए दे रहा है, मेरा रिलेटिव मेरे को दे रहा है, मेरी बुआ आई, मेरी बुआ मेरे को 500 रुपए दे रही है, तो उसके बदले मैंने कुछ भी प्रोड्यूस करके नहीं दिया। लेकिन वहीं पर अगर कुछ बच्चे मेरे ऑफिस में आके मेरे से क्लासेस ले रहे हैं और उसके बदले उन्होंने मेरे को 500 रुपए दिया, तो आई एम प्रोड्यूसिंग सम सर्विस ओवर हियर। ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पे फैक्टर इनकम आपका गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूट करता है, करके यू इंक्लूड इट वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। ठीक है। लेकिन ट्रांसफर इनकम का कंट्रीब्यूशन जीरो है, करके हम उसको इंक्लूड नहीं करते। ठीक है। एंड फाइनली सम एग्जांपल्स, रेंट,
इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर इनकम। वहीं पर पॉकेट मनी, डोनेशंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पेंशन, सब्सिडीज, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं ट्रांसफर इनकम के। एंड बहुत जरूरी है गाइज आप लोग को पता हो कि ट्रांसफर इनकम क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जब आगे के चैप्टर्स में हम लोग नेशनल इनकम को निकालना सीखेंगे तो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, हमको बहुत सारा आइटम्स दिया हुआ रहेगा जहां पे मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि ये आइटम मेरा फैक्टर इनकम है कि ट्रांसफर इनकम है। इफ इट इज ट्रांसफर इनकम आई विल नॉट प्रोसीड, मैं उसको कंसिडर ही नहीं करने वाला, कहीं उसको कैलकुलेशन का हिस्सा ही नहीं बनाने वाला। लेकिन अगर वो फैक्टर इनकम है तो मेरे को उसको कंसिडर करना पड़ेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो नंबर 2। सो मैं आप लोग से बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलने वाला हूँ जहां पे हम लोग बात करेंगे अबाउट द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।